CL members, it will be live on 12/27 or 12/23. If someone is there, अजय सर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरे ख्याल से 23 को तो लाइव नहीं जाते हैं, 27 के आसपास जाते हैं। हाँ हाँ लेट जाता है, वो मैसेज कर देंगे। मैं एक बार तो चैट में देख लेना, इस गूगल के नीचे आ रहा है ना यहाँ पे जूम पे चैट। Now we are live, ma'am. We are live, ma'am. Yes, okay. Good morning, students. हाँ हाँ लेट जाता है, वो मैसेज कर देंगे। एक बार तो चैट में देख लेना, इस गूगल के नीचे आ रहा है ना यहाँ पे जूम पे चैट। Now we are live, ma'am. We are live, ma'am. Yes, okay. Good morning, students. This is Reema Agarwal. I am teaching economics at RPVV INA Colony, and I will be taking your chapter on balance of payments today. Welcome you all today. I can see 138 students on the live chat right now. We will wait for a few moments more for the class to start. We are being supported by Dr. Ajay, Mr. Ajay, who is in the core academic unit, Dr. Amit Kokar from RPVV IP Extension, and Mr. Vikram Singh from School of Excellence, Dwarka. Thanks to all of you for being in the panel and being a support. Children, we have already done that chapter on foreign exchange rate, which Vikram sir had done with us. So this unit is Open Economy Macroeconomics, which has 2 chapters, foreign exchange rate and balance of payments. The unit carries 6 marks. Since foreign exchange rate has already been taken up with you, so I will be taking the second chapter of the unit with you today, which is balance of payments. And I hope that this class will be very successful. You will understand the concept very well. We are all here and thankful to Career Launcher for giving the support to us. Children, we all know that the lockdown has extended. So online classes are the truth of the day. They are the practicality of the day. I would request maximum students to enroll into aspiration accounts so that they can take the benefits and keep studying at home. Everything is available online. The videos will be available online and your reading material is also available. हिंदी में भी बोलो। Oh yes. बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला चैप्टर लेने वाली हूं मैं आज, भुगतान शेष जिसे हम कहते हैं। ये ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। पहला जो विनिमय दर वाला था, विदेशी विनिमय दर वाला, वो विक्रम सर आप लोगों के साथ ले चुके हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर मैं ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। क्योंकि हमारा लॉकडाउन अब बढ़ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे ही बच्चे एस्पिरेशन अकाउंट में लॉग इन कर लें ताकि उनको उसके बेनिफिट्स मिलते रहें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा फिलहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं है और पढ़ाई हमने करनी ही है। इसलिए मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि वे जल्दी ही इस पूरे सिस्टम से और इस पूरे प्रोजेक्ट से ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मेरा नाम रीमा अग्रवाल है, जैसा आपने सुन लिया होगा, और मेरी सपोर्ट टीम में अजय सर, अमित सर और विक्रम सर हैं। आप सब अब उनको जानते होंगे, मैं आपके साथ पहली क्लास ले रही हूँ। अगर हम भुगतान हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मिलेगा आपको। अभी एक बारी आप शुरू करेंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन, आपको समझ आ जाएगा। आपको दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स मिलेंगे। ये प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, आप अपने फोन से इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैक्सिमम स्लाइड्स इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलने की कोशिश करूंगी। Don't worry, it is a bilingual presentation and my presentation will also be bilingual. Don't worry.
जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो अपने एस्पिरेशन अकाउंट को ऑपरेट करने में, वो ये गिव नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, supportschool@clef.in। यहाँ पर इनको मेल कर दें सो दैट योर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट। अपने फ्रेंड्स को बता दें जिनका एस्पिरेशन अकाउंट अभी तक नहीं खुला है बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में, वो प्लीज इस ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम उनको बताएं। डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। प्लीज नोट दिस डाउन, इस ईमेल आईडी को ध्यान से नोट कर लें। एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं सभी बच्चों से कि कृपया चैट में टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज ही डालें ताकि बाकी बच्चों को परेशानी ना हो। काफी बच्चे जो हैं चैट की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं। तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप टीचर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछें और आपस में बातें ना करें। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं हो तो बार बार उसे रिफ्रेश कर लें, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। दिस इज द वे टू ऑपरेट योर एस्पिरेशन अकाउंट। अपने एस्पिरेशन अकाउंट को ऑपरेट करने का ये तरीका है। सभी बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। ये वही सब है जो मैंने अभी आपको कहा। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो रिफ्रेश कर लें। ये आपका अकाउंट, यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाना है। इस पे आपका टाइम टेबल भी अवेलेबल होगा, प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस भी अवेलेबल होंगे, लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, होम असाइनमेंट्स भी अवेलेबल होंगे। और डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं जो कि बाद में आपके अगली क्लास में आंसर कर दिए जाएंगे। फिर से सबका स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो ये प्रोसीजर आप फॉलो करके अपने एस्पिरेशन अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। Then you can switch off your video if you want. If you want. नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नया यूजर नेम या पासवर्ड चाहिए या अपना पासवर्ड खो गया है या भूल गए हैं, तो प्लीज कांटेक्ट द ईमेल आईडी व्हिच आई हैड displayed in the previous slide. This is your schedule for the week. Please go through it carefully and be on time. टाइम पे आना बहुत जरूरी है ताकि आप कुछ मिस ना करें। कि थोड़ा सा भी अगर आप मिस कर देते हैं तो आगे जो क्लास चल रही होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है। तो जब 12:30 लेक्चर शुरू हो रहा है तो आपको 12:25 तक लॉग इन कर लेना चाहिए।
ये शेड्यूल आपके एस्पिरेशन अकाउंट में भी अवेलेबल है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है पंकज, इट डज नॉट मैटर, आप अपने क्लास टीचर से बात करें या फिर जो ऊपर ईमेल आईडी दिया था उनसे कांटेक्ट कर लें। मैं वो स्लाइड फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये वाली, प्लीज कॉन्टैक्ट दिस ईमेल आईडी फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस। इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। So let's start with today's chapters. भुगतान शेष से शुरू करते हैं। क्या होता है भुगतान शेष? What is balance of payments? As we can all see on our screens, balance of payment is an item-wise record of all the economic transactions between the residents and the government of one economy and the rest of the world, international institutions and residents of other countries. मतलब हमारे किसी एक अर्थव्यवस्था के जो सामान्य निवासी हैं और उनकी सरकार है, उनके जितने भी लेन देन होते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था या शेष विश्व के निवासियों और उनकी सरकारों के साथ, उनका लेखा भुगतान शेष में होता है। भुगतान शेष से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था तथा शेष विश्व के बीच किए जाने वाले आर्थिक लेन देनों से होता है और ये आइटम वाइज इनका अकाउंटिंग होता है। एक अकाउंटिंग ईयर, एक साल, एक लेखा वर्ष की अवधि के अंदर जो भी लेन देन होते हैं उनका लेखा जोखा हम भुगतान शेष में लिखते हैं। So this is the basic definition. तो भुगतान शेष क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? इसका शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है जो हमारे पास बचा। वो कैसे निकालते हैं? उसके ये निम्न घटक होते हैं। These are the following components. Visible items. Visible items का मतलब वो सभी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कोई जितनी भी वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं, वो सारी विजिबल आइटम्स या दृश्य मदे कहलाती हैं। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल कौन सी होती हैं? सर्विसेज होती हैं। जितनी भी सेवाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन उनका लाभ हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए मैं अभी वही हूँ, रिपीट ही कर रही हूँ बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो विजिबल आइटम्स, पहला जो घटक है भुगतान शेष का वो है दृश्य मदे, विजिबल आइटम्स। दूसरा है अदृश्य मदे या फिर सेवाएं। तीसरा है पूंजीगत मदे। अब वस्तुओं और सेवाओं के अलावा भी लेन देन होते हैं, जैसे कि ऋण देना, निवेश करना, वो सारा पूंजीगत पदों में आता है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस में आता है। और चौथा है एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण का मतलब जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिनके बदले में हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स विच आर फ्लोज इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डोनेशंस हैं, गिफ्ट्स हैं, जो दूसरी कंट्री से हमें मिलते हैं और हम दूसरी कंट्रीज को देते हैं, उनका जो शेष होता है वो भी भुगतान शेष का भाग होता है। बीओपी के दो खाते होते हैं, भुगतान शेष के दो खाते हैं। देयर आर टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता कहते हैं, कैपिटल अकाउंट को पूंजी खाता कहते हैं। So there are two accounts in operation under the BOP, current account and capital account, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में ये तीन आइटम्स आते हैं। चालू खाते के तीन आइटम्स हैं, दृश्य मदे,
अदृश्यमध्ये और यूनिलैटरल पेमेंट्स, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये तीनों चालू खाते में आते हैं। चालू खाते में क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्रवाह हैं, दे आर फ्लोज, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे एक्सपोर्ट्स हो गए, इंपोर्ट्स हो गए, या गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, ग्रांट्स होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं, इसलिए ये चालू खाते में आ रहे हैं, चल रहे हैं इसलिए ये चालू है। इसीलिए इसको करंट अकाउंट कहा जाता है, बिकॉज दे आर ऑल कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। So every time we enter them, they end and new one starts. Similarly, capital account, पूंजी खाता, ये स्टॉक है, पूंजी स्टॉक होती है, एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, निवेश हम एक ही बार करते हैं, तो ऋण हम एक ही बार देते हैं, बाद में हमें उसका ब्याज मिलता है। निवेश हम एक ही बार करते हैं, तभी उसका रिटर्न हमें मिलता है। That is why capital account contains all the stock concepts, all stock transactions, borrowings, investments, and banking capital transactions. So these are the two main accounts of the balance of payments: current account and capital account. ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो हमेशा उसके दो साइड होती हैं। एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सभी प्राप्तियां आती हैं और डेबिट साइड में सभी व्यय आते हैं, सभी भुगतान आते हैं। तो जब भी मुद्रा का प्रवाह देश के अंदर होता है, when money flows inside the economy, then the entry is on the credit side. And whenever the flow is outside the economy, or there is an outflow of money due to any reason, then it is entered on the debit side of the account. So whenever, जैसे exports है, exports will lead to inflow of money. If we are selling some good, we are getting money inside, we will be earning money. So exports will be entered on the credit side. But imports on the other hand leads to outflow of money. इससे मुद्रा का प्रवाह देश के बाहर होता है जब हम आयात करते हैं. So it is entered on the debit side of the account. और इन दोनों का नेट मतलब क्रेडिट साइड माइनस द डेबिट साइड, इन दोनों का जो नेट आता है वो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. सो फर्स्ट वी विल सी कौन कौन सी चीजें कौन से अकाउंट में आएंगी, कौन से साइड में आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी या डेबिट साइड में आएंगी, और उसके बाद उनका टोटल करके जब हम उन्हें माइनस करते हैं, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, देन वी गेट द नेट बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स. बच्चों ये प्लीज याद रखेंगे ध्यान से, क्योंकि भुगतान शेष वाले चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे क्या आएगा. We come to current account. Current account balance. Current account क्या होता है? चालू खाता जितने भी विजिबल इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और जो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं वो सब करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं या चालू खाते में लिखे जाते हैं. इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला है विजिबल आइटम्स या दृश्य मदे. दृश्य मदे सभी वस्तुएं होती हैं, सभी भौतिक वस्तुएं जिनका निर्यात और आयात किया जाता है. दूसरा होता है इनविजिबल आइटम्स व्हिच इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. दैट इज अदृश्य मदों या सेवाओं का निर्यात और आयात इनमें लिखा जाता है. और थर्ड है एक पक्षीय अंतरण या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लाइक डोनेशंस, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, जो हम दूसरों को देते हैं और दूसरे हमें देते हैं. हिंदी में इसे एक पक्षीय अंतरण कहते हैं. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पक्षीय अंतरण. तो करंट अकाउंट के ये 3 घटक होते हैं. करंट अकाउंट हैज दीज 3 कंपोनेंट्स: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. So what is the balance on current account? Balance of current account is exports minus imports. मतलब receipts
माइनस पेमेंट्स, जितनी रिसिप्ट पैसे की रिसिप्ट हो रही है माइनस जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं। Exports of visibles plus exports of invisibles plus unilateral receipts minus imports of visibles, imports of invisibles and unilateral payments. So exports और visibles और imports of visibles को अगर हम माइनस करेंगे हमें net of visibles मिल जाता है। Exports of invisibles, imports of invisibles को माइनस करेंगे तो net of invisibles मिल जाएगा। और यूनिलैटरल रिसिप्ट्स में से यूनिलैटरल पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमें नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मिल जाएंगे। अगर इसमें सरप्लस है, मतलब अगर ये जो पूरी हमने कैलकुलेशन करी, इफ इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर, प्लस में आ रहा है इसका आंसर, तो वो करंट अकाउंट का सरप्लस है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स से ज्यादा है। तो हमारे जो निवल निर्यात जिसे हम कहते हैं वो पॉजिटिव में है। और अगर ये डेफिसिट में है, मतलब अगर इसका आंसर माइनस में आता है, तो ये डेफिसिट ऑफ एक्सपोर्ट्स है, मतलब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। चालू खाते का शेष दृश्य मदों का निर्यात प्लस अदृश्य मदों का निर्यात प्लस एक पक्षीय अंतरण। पवन बेटा सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, पहले इंग्लिश में बोल रही हूँ फिर हिंदी में बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दृश्य मदों का निर्यात प्लस अदृश्य मदों का निर्यात प्लस एक पक्षीय प्राप्तियां माइनस दृश्य मदों का आयात, दृश्य मदों का अदृश्य मदों का आयात और एक पक्षीय भुगतान, मतलब दृश्य मदों का शेष जमा अदृश्य मदों का शेष जमा शेष एक पक्षीय अंतरण। इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास चालू खाते का शेष आ जाता है। अगर चालू खाते का शेष अधिक्य में है, मतलब इसका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा निर्यात आयात से ज्यादा है। और अगर ये घाटे में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे आयात निर्यात से ज्यादा है। चैप्टर का नाम मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, भुगतान शेष है, भुगतान शेष चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर बेसिकली थ्योरेटिकल है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने की कम और थोड़ा याद करने की ज्यादा जरूरत है। अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, इतना पढ़ लिया हमने, थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। निर्यात कहाँ एंटर होते हैं, निर्यात कहाँ लिखे जाते हैं भुगतान शेष में? Where are exports entered in the balance of payments? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते के डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते के क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते के डेबिट साइड पे, या क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते के क्रेडिट साइड पे। आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। ऑप्शन बी, आई कैन सी नितेश इज सेइंग ए, आई डू नॉट नो। एक्सपोर्ट से क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट से पैसा देश में आता है या देश के बाहर जाता है? क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा, वेरी गुड मनोरमा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, देश से एक्सपोर्ट्स करते हैं, जब निर्यात करते हैं हम तो पैसा देश के अंदर आता है। जब पैसा देश के अंदर आएगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और निर्यात जितने भी हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं, चालू खाते में आते हैं, इसलिए ये क्रेडिट साइड चालू खाते की ऑफ द करंट अकाउंट में आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मोस्टली स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ यू। ऑब्वियसली आप लोग तो हैं ही अच्छे, बट अगर आपने आंसर दे दिया तो इसका मतलब है कि मैं अच्छी हूँ,
क्योंकि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ बीओपी। निर्यात और आयात भुगतान शेष में डैश का भाग होते हैं। किस अकाउंट का भाग होते हैं ये आपको लिख के बताना है मुझे। इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये आपको मुझे लिख के बताना है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, निर्यात और आयात भुगतान शेष में किसका भाग होते हैं, कौन से अकाउंट का भाग होते हैं? निर्यात और आयात भुगतान शेष में किसका भाग होते हैं? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। यस, वेरी गुड, एवरीबडी इज सेइंग करंट अकाउंट। क्रेडिट नहीं, निर्यात और आयात दोनों है बेटा, इसलिए हम क्रेडिट डेबिट नहीं बता सकते हैं, हम केवल अकाउंट बता सकते हैं। चालू खाता, वेरी गुड, आई कैन सी आंसर्स कमिंग, I can see answers. Yes, answer is current account. Very good. A lot of children are answering. इतनी सारी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं ले सकती. But all of you are great. You are just wonderful children. Next question. Import of lawyer services. वकील की सेवाओं का आयात किस में शामिल किया जाएगा? Import of lawyer services will be entered where? इन चारों में से किस में आएगा? वकील की सेवाओं का आयात किस में आएगा? वकील की सेवाओं का आयात, आयात है, प्लीज ध्यान रखिए। डी भी आ रहा है इसका आंसर। आयात से पैसा अंदर आता है या बाहर जाता है, थोड़ा ध्यान रखें। 3 का सी, 3 का सी, 3 का बी भी आया, रूबी ने बी दिया है आंसर। यूनिलैटरल ट्रांसफर कैसे होगा ये बेटा? सी दे रहे हैं, मुकेश ने 3 बार सी लिख के भेजा है, तो परेशान हो गया है कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है शायद। सी, आदित्य ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अच्छा, फिर किस में आएगा बेटा? अगर नन ऑफ द अबव है तो फिर किस में आएगा ये भी बता दो। 3, माही ने लिखा सी, राहुल ने 2 बार लिख के भेजा सी, सी, वेरी गुड। आंसर इज सी, डेबिट साइड, वेरी गुड, आंसर इज सी, एक्सलेंट। इंपोर्ट ऑफ लॉयर सर्विसेज, सर्विसेज हैं तो ये अदृश्य तो हैं, दे आर इनविजिबल, बट दे आर अ पार्ट ऑफ current account, and because they are imports, that is why they will be entered on the debit side. Answer is only C. Abhishek is saying only C. Very good. Shabash. I do not have words. Shivam is saying A. No बेटा, क्रेडिट में नहीं आएगा ये, क्योंकि imports हैं, इसलिए आंसर सी ही होगा, डेबिट साइड में ही आएगा। ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। रिपीट क्या करूं, मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं, करंट अकाउंट। क्योंकि हमने यहाँ पर वकील की सेवाओं को इंपोर्ट किया है, आयात किया है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। और क्योंकि ये आयात है इसलिए ये करंट अकाउंट में आएगा, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट होगा। अपना शेड्यूल एक बार फिर से नोट कर लें।
Ma'am, students are asking about unilateral transfer. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ओके, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब जैसे हम किसी देश में, हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, वहां पर किसी को गिफ्ट देते हैं, या फिर जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ है एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, अमेरिका हैज गिवन अस सम मनी टू फंड आवर मेडिकल एक्सोजेंसीज, तो इसके बदले में हम कुछ नहीं देंगे, उन्होंने उसको एज अ गिफ्ट दिया है, तो जब उसे एज अ गिफ्ट दिया है तो वो वन वे ट्रैफिक हो गया, एक साइड पे पेमेंट हुई, हमें रिसीव हुआ, लेकिन हमने उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो उसे हम एक पक्षीय अंतरण कहते हैं, उसको हम एक पक्षीय अंतरण कहते हैं। एक पक्षीय का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, अमेरिका से पैसा यहां आया तो वो एक पक्षीय रिसिप्ट हो गई, यूनिलैटरल रिसिप्ट, एक पक्षीय प्राप्ति। इसी तरह से अगर हम किसी को देते हैं पैसा, किसी को जरूरत है, कहीं पर भी हम फंडिंग करते हैं उसकी, तो उस केस में वो एक पक्षीय भुगतान होगा, यूनिलैटरल पेमेंट होगा वो। तो एक पक्षीय अंतरण का मतलब, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है, प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन्स चिल्ड्रन, प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन्स। तो एक पक्षीय अंतरण का मतलब है जो वन वे आप पेमेंट्स करते हैं या रिसीप्ट्स लेते हैं, जिसके बदले में आप कुछ नहीं देते हैं। इसमें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डोनेशंस, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, जो भी आप फाइनेंशियल एड दूसरे कंट्री को दे रहे हैं या उपहार दे रहे हैं, वो सारे एक पक्षीय अंतरणों में आता है। Now we come to balance of trade. व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार शेष? करंट अकाउंट के जितने भी दृश्य मदें हैं, चालू खाते के दृश्य मदें, exports and imports only of visible items of the current account, उनका जो बैलेंस होता है उसे कहते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को ही शामिल किया जाता है। यस, केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, इसमें सेवाओं के आयात और निर्यात को शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात क्रेडिट साइड में और वस्तुओं का आयात डेबिट साइड में और वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट साइड में जोड़ा जाता है। तो व्यापार शेष जो होता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है आपके देश की, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितनी प्रबल है। स्क्रीन प्लीज रिफ्रेश कर लें, अगर क्लियर नहीं आ रही है तो स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें और फुल स्क्रीन पे देखें इसे। व्यापार शेष इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, व्यापार शेष चालू खाते का भाग होता है, लेकिन इसमें केवल वस्तुएं होती है, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली ऑफ गुड्स। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जरा देख लेते हैं, टू मेक द कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? बैलेंस ऑफ ट्रेड includes only visible items, केवल वस्तुओं का रिकॉर्ड रखता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। भुगतान शेष जो है वो वस्तुओं के साथ साथ अन्य लेन देनों का भी रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि अदृश्य मदें, पूंजीगत मदें और एक पक्षीय अंतरण। इन दोनों का जो लेखा जोखा है वो भुगतान शेष में होता है, लेकिन व्यापार शेष में
केवल वस्तुओं का ही रिकॉर्ड होता है। ये एक संकुचित अवधारणा है, इसमें केवल वस्तुएं हैं। ये एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें सभी मदें आती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो संतुलन या असंतुलित दोनों हो सकता है। अगर निर्यात और आयात, एक वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात एक दूसरे के बराबर है तो वो संतुलन में होगा, और अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो असंतुलन में होगा। लेकिन भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ऑलवेज balanced. It is always in balance. That means all credit is always equal to all debit. So BOT may be in surplus or deficit, but BOP will never be in surplus or deficit. It will always balance. The net balance of the BOP is always zero. बेटा इसको देखिए ध्यान से, ये डिफरेंस जो है इससे आपको दोनों चीजों का डिफरेंस होने से दोनों चीजों में अंतर क्लियर हो जाता है कि व्यापार शेष में क्या अलग है। मैं फिर बता रही हूं एक बार, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, ओनली ऑफ गुड्स, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लीड्स इज ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक छोटा सा पार्ट है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ वी कम टू कैपिटल अकाउंट। चालू खाता क्या होता है? ये दो अलग अलग स्लाइड्स हैं बेटा। पहली स्लाइड इंग्लिश में है, दूसरी जो अगली स्लाइड आएगी वो हिंदी मीडियम में आएगी, इसलिए आप चिंता ना करें। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसमें कम चीजें इंक्लूड हुई होंगी। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब है चीजें कम है, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब है उसमें ज्यादा चीजें इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना इस टाइम पे। एक्सपोर्ट वो होता है जब हम अपने देश की वस्तुएं अपने देश में बना के किसी दूसरे देश में बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट्स होते हैं। और हम दूसरे देश की बनी हुई वस्तुएं अगर हम खरीद लेते हैं तो वो इंपोर्ट्स होते हैं। सो व्यापार शेष केवल वस्तुओं का आयात निर्यात है, और भुगतान शेष सभी लेन देनों का लेखा जोखा होता है। चालू खाते से शुरू करें। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट is that part of BOP in which all such transactions are recorded which affect the liability and assets of the economy with the rest of the world. Assets मतलब परिसंपत्तियां जिनसे हमें आगे इनकम जनरेट होती है। लाइबिलिटीज वो चीजें जिनसे हमें आगे लॉस होता है या जिससे हमारी इनकम आय जो है वो फ्यूचर में कम हो जाती है। तो इसके तीन घटक हैं, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, मतलब जो हम ऋण लेते हैं और जो हम ऋण देते हैं। वो सारे जितने भी हम ऋणों का लेन देन कर रहे हैं वो चालू खाते में आते हैं। जितने भी हम निवेश कर रहे हैं वो सारे पूंजी खाते में आते हैं। जितने भी हम ऋण ले रहे हैं वो पूंजी खाते में आते हैं, जितने निवेश कर रहे हैं वो पूंजी खाते में आते हैं। और बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इन हिंदी। ये देखिए, ये आ गया पूंजी खाता, ये हिंदी मीडियम में है। ये वो खाते हैं जिनकी वजह से हमारी देनदारियों या देयताओं तथा परिसंपत्तियों में अंतर आता है। तो इसके तीन भाग हैं। विदेशी ऋण। विदेशी ऋण का मतलब जो ऋण हम देते हैं विदेशों को और जो हम विदेशों से लेते हैं, वो सारे ऋण। जितने भी हम निवेश कर रहे हैं सारे निवेश। और बैंकिंग पूंजी लेन देन, मतलब बैंक्स के आपस में जो लेन देन होते हैं पूंजी के,
वो सारे पूंजी खाता के घटक होते हैं. दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट includes all the transactions which lead to a change in ownership of assets. If I am buying an asset from a foreign country, अगर मैं किसी दूसरे देश में परिसंपत्तियां खरीद रही हूँ, परिसंपत्तियां कैसे खरीद सकती हूँ? मैं लैंड खरीद सकती हूँ, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ, या किसी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हूँ, किसी कंपनी को लोन दे सकती हूँ. इन सारी चीजों से मेरी परिसंपत्तियों में बढ़ावा होता है. इनसे ये सारी जो मदें होती हैं, ये पूंजी खाते का भाग होती है. यस, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता ही होता है. कैपिटल का मतलब पूंजी है, अकाउंट का मतलब खाता है. तो कैपिटल अकाउंट इज पूंजी खाता. सो ऋण दे रही हूं तो मेरी परिसंपत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है, वृद्धि हो रही है. अगर मैं ऋण ले रही हूं तो मेरी देयता में वृद्धि हो रही है, मेरी देनदारी में वृद्धि हो रही है. तो जब मेरी देनदारी में वृद्धि होगी या मेरी परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी, दोनों ही केस पूंजी खाते में आएंगे. विदेशी ऋण, विदेशी निवेश. निवेश मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं. एक होता है प्रत्यक्ष निवेश, दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश. और तीसरा घटक है बैंकिंग पूंजी लेन देन, जो बैंक्स के आपस में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के लेन देन होते हैं, वो सारे पूंजी खाते का भाग होते हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. I'll come back to the English medium slide so that the English medium children can also understand what it means. Again, I'm trying to tell you there are two types of transactions. One type of transactions leads to exports and imports. The other type of transaction leads to change in ownership of assets. Exports and imports are entered in the current account, while asset transactions are entered in the capital account. So we come to the balance of capital account now. What is the balance of capital account? All borrowings, because borrowings are a part of receipts. Borrowing हम किसी से ऋण ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो पैसा देश में आ रहा है. So borrowings form a part of receipts. Borrowings minus lending. हम जब lend कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो it is on the debit side. वो हमारा व्यय है. इसलिए borrowing minus lending, receipts minus payments, credit minus debit, plus investment from abroad. Investment from abroad means credit side, inflow, minus you investments abroad, मतलब investments going abroad, outflow, plus net banking capital. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है, मतलब अगर ये पूरी फिगर प्लस में आ रही है, दैट मीन्स हमारी देनदारी या हमारी देयताएं हमारी परिसंपत्तियों से अधिक हैं. Our liabilities are greater than our assets. और अगर करंट कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में है, डेफिसिट में है, इट मीन्स our assets are greater than liabilities. It's very important. Surplus in capital account means increase in liabilities, while a deficit means increase in assets of the economy. इसे एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं. पूंजी खाते का शेष लिया गया उधार माइनस दिया गया ऋण, प्लस विदेशी निवेश माइनस विदेशों में निवेश, प्लस निवल बैंकिंग पूंजी. थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लें. यदि पूंजी खाते में अधिक है, सरप्लस है,
तो इसका मतलब है कि देयताओं में या देनदारियों में वृद्धि हुई है। और अगर पूंजी खाते में घाटा है, इसका मतलब है कि हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। पूंजी खाते में अधिक, देयताओं में वृद्धि तथा घाटे का अर्थ परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्शाता है। इसको फिर से मैं बता रही हूँ, जब भी पैसा हमारे देश में आता है तो वो प्राप्तियों में है, जब भी हमारे पैसा देश से जाता है तो वो भुगतानों में आता है। जितनी भी प्राप्तियां हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं, जितने भी भुगतान हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। करंट अकाउंट की प्राप्तियां हमारी आय में वृद्धि दर्शाती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में अगर सरप्लस आता है, इसका मतलब है कि हमारी देनदारियां बढ़ गई हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा तब होता है जब डेफिसिट होता है या घाटा होता है। अगर करंट अकाउंट में घाटा है, मतलब हमारे आयात हमारे निर्यातों से अधिक है। और अगर पूंजी खाते में घाटा है तो हमारी परिसंपत्तियां अधिक है। अब थोड़े क्वेश्चंस कर लें, बहुत पढ़ाई हो गई। थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर आर अ कंपोनेंट ऑफ विच अकाउंट ऑफ बीओपी? एक पक्षीय अंतरण भुगतान शेष के कौन सा भाग, कौन से खाते का भाग होते हैं? एक पक्षीय अंतरण भुगतान शेष के कौन से खाते का भाग होते हैं? आंसर आए मेरे पास। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। साक्षी कह रही है कैपिटल अकाउंट। एक पक्षीय अंतरण कहाँ पढ़े थे बेटा हमने? वाओ, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। आ रहे हैं मेरे पास आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट। गिफ्ट्स हैं, वेरी गुड, गिफ्ट्स हैं, लेकिन कौन से अकाउंट में आएंगे ये बताएंगे आप मुझे। गिफ्ट्स आर एन एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वेरी गुड। अमित को क्या हो गया? वाई क्वेश्चन मार्क अमित? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हमने करंट अकाउंट में पढ़े थे, अगर हमें याद हो तो। 3 घटक हमने पढ़े थे। वाओ, सबका करंट अकाउंट आ गया, ग्रेट, लवली। हिंदी में मैंने बताया क्वेश्चन, हिंदी में मैं बता रही हूँ बेटा, आप सुन लो। एक पक्षीय अंतरण भुगतान शेष के किस खाते का भाग होते हैं? चालू खाते का या पूंजी खाते का? सीए लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों अकाउंट सीए है। यू कैन नॉट प्ले सेफ लाइक दिस। पूरा लिखना पड़ेगा आपको। करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है? Current account, yes, I am getting the answers. Yes, the answer is current account. Lovely. I am very proud of you all students. चालू खाता, excellent. एक पक्षीय अंतरण चालू खाते का भाग होते हैं। Great. Very good. Shush. Next question. If BOT is in surplus, what does it mean? यदि व्यापार शेष अधिक्य में है तो इससे अभिप्राय क्या होता है? If BOT is in surplus, what does it mean? अगर व्यापार शेष अधिक्य में है तो इससे क्या अभिप्राय होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जवाब दें प्लीज। यदि व्यापार शेष अधिक्य में है तो इसका क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सी सी सी।
आंसर आए मेरे पास, ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। रिविजिट करें क्वेश्चन को, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। व्यापार शेष की बात हो रही है और वो अधिक्य में है, मतलब हमारी प्राप्तियां हमारे भुगतानों से अधिक हैं। अगर अधिक्य में है मतलब प्राप्ति भुगतान से अधिक है। रानी इज सेइंग बी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, व्यापार शेष की बात हो रही है। व्यापार शेष क्यों, क्या होता है व्यापार शेष? व्यापार शेष की क्या खासियत है? व्यापार शेष की खासियत यह है कि उसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। मैं आपको ऑप्शंस एक बार हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। कुल आयात कुल निर्यात से अधिक हो, प्राप्तियां भुगतानों से अधिक हो, दृश्य निर्यात दृश्य आयात से अधिक हो, या दृश्य निर्यात दृश्य आयात दृश्य निर्यात से अधिक हो। मैं हिंदी में फिर से बता रही हूँ, कुल आयात कुल निर्यात से अधिक हो, प्राप्तियां भुगतानों से अधिक हो, दृश्य निर्यात दृश्य आयात से अधिक हो, या दृश्य आयात दृश्य निर्यात से अधिक हो। अब मेरे पास आंसर्स आए, सी आ रहा है। अब ये ए बी कैसे हो सकता है? ऑप्शन सी ओनली, ए। आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। बेटा बीओटी सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आएगा तो मतलब प्राप्तियां हमारी जो हैं, आंसर इसका सी है। हमारे जो दृश्य निर्यात हैं वो हमारे दृश्य आयात से अधिक होंगे, तो इसका आंसर सी होगा। वेरी गुड, 90% बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Import of machinery will be entered in capital account whether it is true or false. मशीनों का आयात पूंजी खाते में आएगा, क्या ये कथन सही है या गलत है? मशीनों का आयात पूंजी खाते में शामिल किया जाएगा। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। काफी मिक्स्ड मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, क्यों है ये ट्रू? कोई बताएगा मुझे? व्हाई इज इट ट्रू? व्हाई इज द स्टेटमेंट ट्रू? व्हाई आर यू सेइंग दैट इट इज ट्रू? मशीनें क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं या परिसंपत्तियां होती हैं? ये बताएंगे आप। वस्तुएं होती हैं या परिसंपत्तियां होती हैं? मशीनें क्या होती हैं? आर दे गुड्स और आर दे एसेट्स? मशीनें वस्तुएं होती हैं। They are not assets. वो एसेट एक कंपनी के लिए हो सकती हैं, लेकिन जब हम कहीं से आयात कर रहे हैं तो उसको हम वस्तुओं के रूप में ही आयात कर रहे हैं, हम उसे एसेट के रूप में आयात नहीं कर रहे हैं। वो वस्तु आ रही है हमारे देश। हमने अगर कोई मशीन आयात की है तो वो गुड है। हेलो, मशीनें वस्तुएं होती हैं, उनको मैम एक बार हाँ जी,
स्टूडेंट्स को एक बार ये बता दीजिए कि मशीन जो है उसको पेमेंट की डायरेक्शन के फॉर्म में देखें, उसको कैपिटल गुड की फॉर्म में ना देखें। यहाँ पर हाँ मैं भी पेमेंट बता किस रही हूँ डायरेक्शन सर। में मूव कर रही है। हाँ बता रही हूँ सर, बता रही हूँ। मशीन जो होती है वो वस्तु होती है, क्योंकि वो हमारे देश में आ गई और हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट हो गई उसकी और सामान हमारे देश में आ गया, इसलिए इसे वस्तु होती है। हो सकता है मेरे लिए पर्सनली वो एक एसेट है, क्योंकि मेरी कंपनी में वो कैपिटल गुड की तरह यूज हो रही है, लेकिन कैपिटल गुड है ना वो, तो वो चीज हमारे देश में आ गई और हमने पेमेंट बाहर दे दी उसकी, हम उसे खरीद रहे हैं, इसलिए मशीन जो है वो वस्तु में आएगी। और जब वस्तु हो गई और उसका इंपोर्ट हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ ही नहीं सकता, वो करंट अकाउंट में आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये फॉल्स में आ गया, अब सबके आंसर आ गए सही, ये बढ़िया हो गया। कैपिटल अकाउंट में कब आएगा? कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब या तो हम बोरो कर रहे हो, या लेंड कर रहे हो, या निवेश कर रहे हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और आयात तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट वैसे भी नहीं होता। Buying and selling is not a part of goods is not a part of capital account. So जब हम मशीन का आयात करेंगे तो वो करंट अकाउंट का पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। मैम एक बार ना ये रिवीजन कर दो, इसका रिवाइज कर रहा हूँ इनको, चालू खाता और पूंजी खाता, थोड़ा बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चंस पूरे कर दूं सर, फिर रिविजिट कर दूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से लिया गया ऋण कहाँ शामिल किया जाएगा? विदेशों से लिया गया ऋण, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, चालू खाते की डेबिट साइड में, चालू खाते की क्रेडिट साइड में, पूंजी खाते की डेबिट साइड में, या पूंजी खाते की क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट? बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, सेवेंथ का आंसर। बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। बोरोइंग का क्या मतलब है? हमने किसी से उधार लिया। किसी से उधार लेने का मतलब क्या होता है? पैसा हमारे देश में आया, जब हमारे देश में पैसा आएगा तो वो प्राप्ति हो गई। ऋण लेना, उधार लेना, प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। और क्योंकि ये ऋण है, इससे हमारी देनदारी या देयता बढ़ रही है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का भाग है। ऋण लेना प्राप्ति है और ऋण हमारी देनदारी बढ़ाती है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का भाग है। अनुज ने सही आंसर दिया है, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। राम खिलवन ने अभी ऑप्शन ए दिया है। डेबिट साइड में क्यों आएगा बेटा? ये जब बोरोइंग है, हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो पैसा देश के अंदर आ रहा है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, Utkarsh finally says, okay, I got it. Himanshu is saying D. No, beta, it will not come in current account. It will come in capital account only. Borrowings are not a part of current account. एक बारी डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का, तो क्लियर हो जाएगा हमें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चालू खाता और पूंजी खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट।
difference between current account and capital account. Current account affects the current level of income of the economy. इसका अर्थव्यवस्था के वर्तमान आय के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें आयात और निर्यात शामिल होते हैं। पूंजी खाता अफेक्ट्स द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इससे पूंजी के स्तर को प्रभाव पड़ता है। पूंजी खाते से पूंजी या परिसंपत्तियों के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। चालू खाते से वर्तमान आय के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। चालू खाता फ्लो कॉन्सेप्ट है। अभी फ्लो क्या होता है? ये एक प्रवाह है। प्रवाह का मतलब है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, लगातार होता रहता है। जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, या किसी को ग्रांट डोनेशन देनी है, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, इसलिए ये फ्लो है, ये प्रवाह है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, रुकता नहीं है, इसी तरह से चालू खाते में कभी भी कुछ रुकता नहीं है, चलता रहता है, इसलिए यह एक प्रवाह अवधारणा है। लेकिन पूंजी में जो भी हम लेन देन करते हैं वो स्टॉक होता है, मतलब वो एक बार होता है। जैसे कि ऋण ले लिया या ऋण दे दिया या कहीं निवेश कर दिया, वो एक बार होता है और फिर फ्यूचर में या भविष्य में उससे हमें आय मिलती है। इसलिए पूंजी खाते में जो भी आइटम्स इंक्लूड होती हैं वो स्टॉक कॉन्सेप्ट के होते हैं और चालू खाते के आइटम्स सारे फ्लो कॉन्सेप्ट के होते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखेंगे एक बार। चालू खाते में दृश्य मदें आएंगी, अदृश्य मदें आएंगी और एक पक्षीय अंतरण आएंगे, और पूंजी खाते में ऋण और निवेश है। इसलिए जब भी हम आयात निर्यात की बात करेंगे तो वो चालू खाते की बात कर रहे हैं, और जब भी हम ऋण और निवेश की बात करेंगे तो हम पूंजी खाते की बात कर रहे हैं। निवल का मतलब होता है नेट। निवल पूंजी का मतलब होता है नेट, नेट कैपिटल। निवल मतलब प्राप्ति माइनस भुगतान, रेसिप्ट्स माइनस पेमेंट, तो वो नेट आ जाता है। नेट को हिंदी में निवल करते हैं। ओके, वी विल रिविजिट। हम लोग एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे यहां से। फटाफट से रिवीजन करेंगे एक बार। What is balance of payments? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जितनी भी हमारी लेन देन होते हैं दूसरे देशों के साथ, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेजिडेंट्स with other residents, मतलब residents of the rest of the world, foreign residents, they are called balance of payments. इसमें जो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक लेन देन होते हैं they are not included. Domestic transactions are not included in balance of payments, only international transactions are included. They include visible items, invisible items, unilateral transfers, and capital items. दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजीगत मदें और एक पक्षीय अंतरण इसमें आते हैं। इसके दो खाते होते हैं। There are two accounts in the balance of payment. One is the current account, the other is capital account. Current account includes visible items, invisible items, and unilateral payments. Unilateral payments are one-way payments.
जैसे हम आयात निर्यात करते हैं तो हम वस्तु लेते हैं और पैसा देते हैं, या वस्तु बेचते हैं और पैसा लेते हैं। लेकिन एक पक्षीय अंतरण में हम कुछ दिए बिना लेते हैं और कुछ लिए बिना देते हैं। जैसे कोई बाहर से आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई मेरा रिश्तेदार है जो बाहर रह रहा है और वो मुझे कुछ पैसे गिफ्ट में देता है मेरे बर्थडे पे, तो वो यूनिलैटरल पेमेंट में आएगा, क्योंकि उसके बदले में मैं उसे कुछ नहीं दे रही हूँ। एक पक्षीय अंतरण इनको कहते हैं, जो एक देश दूसरे देश को सहायता करने या गिफ्ट देने में काम में लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सारे ऋण, निवेश, ये सारे इंक्लूड होते हैं। जितने भी हम दूसरे देशों के साथ ऋण और निवेश के लेन देन करते हैं वो सारे पूंजी खाते का भाग होते हैं। Whatever borrowings and investments we are doing in other countries, they are included in the capital account. Here we need to know that all the receipts are included on the credit side. That is why exports, borrowings, investments from abroad and portfolio investment from abroad are all included on the credit side of the BOP. BOP के क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती हैं जिससे पैसे का प्रवाह बाहर, मुद्रा का प्रवाह बाहर से हमारे देश के अंदर होता है। इसमें सभी निर्यात, जो भी ऋण हम लेते हैं या जो भी निवेश हमारे पास आता है वो सारे इंक्लूड होते हैं। डेबिट साइड ऑन द अदर हैंड उन सभी आइटम्स को इंक्लूड करता है जिससे मुद्रा का प्रवाह देश से बाहर होता है। फ्लो ऑफ मनी हैपेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी टुवर्ड्स द आउटसाइड। देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, then these items are added on the debit side. These जी सर। रीमा मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं करी है तो हो सकता है उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि कैपिटल बेसिकली है क्या, कैपिटल का मीनिंग कैसे हम अंडरस्टैंड करें, तो हल्का सा एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सर वो वाला कैपिटल यहाँ चलेगा नहीं ना। हाँ, तो यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ वो तो और assets कॉन्टेक्स्ट के को थोड़ा context सा आप, क्योंकि माइक्रो में भी बच्चा कैपिटल पढ़ के आया है तो वो कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा एक बार, क्योंकि बार बार क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की। आप कर दीजिए सर। बेटा इसको कैपिटल को ऐसा नहीं लेना है, हमने यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरे देश में कैपिटल में, पूंजी में हम केवल परिसंपत्तियों को इंक्लूड करते हैं, एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं। इस केस में अगर मैं एक कंपनी की बात करूंगी तो कैपिटल गुड्स अलग टाइप की होती हैं, वो गुड्स हो गए। वहां हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, जब भी हम कैपिटल कहते हैं हम कहते हैं कैपिटल में हमने इन्वेस्ट किया। यहाँ पर हम वस्तुओं की बात कर ही नहीं रहे हैं, वस्तु सेवाओं की बात कर ही नहीं रहे हैं। कैपिटल का यहाँ पर केवल मनी की बात हो रही है, फ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे फ्लो हो रहा है, तो हमने केवल मनी फ्लो देखना है। अगर गुड्स बेच के और खरीद के मनी फ्लो हो रहा है तो वो करंट अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर उधार लेके या निवेश करके मनी फ्लो हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि उससे हमें आगे फ्यूचर में बर्डन या इनकम की प्राप्ति होगी। इसको आप इस तरह देखिए, इसको आप ऐसे मत देखिए कि हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा था, मशीन तो कैपिटल होता है। कैपिटल होता है लेकिन देश के लिए कैपिटल नहीं है, देश ने तो खरीदा है उसको। जब देश ने उसे खरीद लिया तो फिर वो गुड में आ गया। अब मैं फिर से ये रिवाइज कर रही हूँ, इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इकोनॉमी। हम यहाँ पर नेशनल इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल ये देख रहे हैं कि हमारे देश का दूसरे देश के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर मैं एक देश में बैठी हूँ, आप दूसरे देश में बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ये वो दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा है।
इसलिए केवल हम पैसे की बात करेंगे यहाँ। तो जब पैसा देश में आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जब पैसा देश से बाहर जाएगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इन एनी फॉर्म। अगर हमें ये लग रहा है कि कल को हमारा तो लाइबिलिटी बढ़ गई है तो हमारे लिए तो नुकसान है, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये 1 साल का लेखा जोखा है। तो 1 साल के लेखे जोखे में अगर इस समय हमने ऋण लिया है तो वो क्रेडिट साइड में ही आएगा, क्योंकि वो हमारी इस साल की प्राप्ति है। मनी इज फ्लोइंग इनसाइड द इकोनॉमी, अदरवाइज इट इज मनी फ्लोइंग आउटसाइड। अगर हम निवेश कर रहे हैं तो मनी इज फ्लोइंग आउटसाइड द इकोनॉमी। इट डजंट मैटर कि वो किस उद्देश्य से फ्लो कर रही है, लेकिन अगर बाहर फ्लो कर रही है तो वो डेबिट साइड में ही आएगी। सो करंट अकाउंट में ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स में सारे गुड्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स में सारी सर्विसेज आती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विजिबल आइटम्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। इनविजिबल आइटम्स को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये 3 घटक होते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर मैंने आपको समझाया अभी कि वन वे फ्लो होता है, एक साइड फ्लो होता है। अब जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, हमने चीज किसी को दी, उसने बदले में हमें पैसे दिए, तो 2 वे ट्रांजैक्शन हो गया। सिमिलरली कोई सेवा है, जैसे लॉयर सर्विसेज का क्वेश्चन हमने किया था, तो लॉयर सर्विसेज हमने खरीदी, हमने उनको पैसे दिए, तो वो 2 वे ट्रांजैक्शन हो गया। यूनिलैटरल ट्रांसफर 1 वे होते हैं, ये 2 वे नहीं होते हैं। एक साइड होते हैं, दिया तो दे दिया, वापस कुछ नहीं आया उसके बदले में, ले लिया तो हमने उसके बदले में कुछ नहीं दिया, इसलिए यह यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में काउंट होते हैं। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में सारे एक्सपोर्ट्स और यूनिलैटरल रिसीप्ट्स को ऐड कर देंगे एंड माइनस सारे इंपोर्ट्स और यूनिलैटरल पेमेंट्स को। Exports, because exports are leading to inflow of money and imports are leading to outflow of money. So all receipts or all inflows minus all payments or all outflows will give us the balance. तो करंट अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके रेसिप्ट्स को अलग से ऐड किया, उनके पेमेंट्स को अलग से ऐड किया और फिर उन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस या चालू खाते का शेष आ जाता है। अगर चालू खाते का शेष पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स से ज्यादा है, और अगर चालू खाते का शेष नेगेटिव में है, इसका मतलब हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट्स से ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन सब हम कर चुके हैं, एक बार हम कैपिटल अकाउंट भी रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया था। करंट अकाउंट का वो पार्ट जिसमें केवल विजिबल आइटम्स होते हैं, दैट्स इट। हिंदी में मैं बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ और लगातार बोल रही हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का एक पार्ट होता है जिसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं के निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, इसमें एक पक्षीय अंतरण शामिल नहीं होते हैं। इनविजिबल्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड unilateral transfers are also not included. Only balance of trade includes only goods, only physical goods, tangible goods which we can see from our own eyes. अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। इसको आप अपनी कॉपीज में करने की कोशिश करें। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में डिफरेंस आप खुद करने की कोशिश करेंगे।
कैपिटल अकाउंट को इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट केवल एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज को रिकॉर्ड करता है। ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब है कि ओनरशिप ऑफ एसेट ओनली, पूरा एसेट उठ के नहीं जाता है वहां पे, केवल ओनरशिप चेंज होती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं जिसमें ओनरशिप ऑफ एसेट्स चेंज होती है। सो इट विल ओनली इंक्लूड बोरोइंग्स, लेंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए जरूरी है ये जानना कि यहाँ पर हम कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, और वो भी पूरी इकोनॉमी के लेवल पे with other economies, not within the economy or from company to company. Therefore, we have three components of capital account: borrowings and lendings, investments and banking capital transactions. That is it. इसमें हम गुड्स इंक्लूड नहीं करते हैं। जिनको हम कैपिटल मानते हैं, जरूर वो यहाँ पर कैपिटल नहीं है। यहाँ पर हमने अगर कहीं लैंड खरीदा, देखो इसको क्वेश्चन, इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिए। लैंड खरीदा, किसी से उधार लिया, किसी को उधार दिया। अब लैंड खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी तो उठ के नहीं आएगी ना मेरे पास केवल उसकी ओनरशिप आएगी, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। बोरोइंग, पैसे दिए हमने, अब मैंने मुझसे किसी ने घी तेल बोरो नहीं किया है, मुझसे पैसे बोरो किए हैं जिसको मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। इसलिए borrowings will be a part of capital account. Investments, again, I invest in some other nation, I will get income in future. Somebody invests in my country, he will take return in future. Therefore, investments are a part of capital account. आप यहाँ देखिए, यहाँ किसी भी गुड का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी गुड का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, केवल बोरोइंग, लेंडिंग हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। Only money is flowing here and there. Goods are not flowing here and there. So, capital account will only include borrowings, lendings and investments. Because borrowings are a net inflow, portfolio investment, आशीष, portfolio investment का मतलब होता है buying shares of a company. लोग shares में invest करते हैं, उसे portfolio investment कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स हमारे देश में आया था, तो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर कोई विदेशी कंपनी हम अपने यहाँ से खरीद लेते हैं, हमारी देश की कोई कंपनी बाहर की किसी कंपनी को खरीद लेती है। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्विजिशन ऑफ टेलीकॉम कंपनी इन अफ्रीका बाय एयरटेल। अगर एयरटेल अफ्रीका में किसी कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को खरीद लेती है, तो वो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो गया। इसी तरह से अगर कोई कंपनी हमारे देश में आके कुछ खरीद लेती, कोई एसेट खरीद लेती है, किसी कंपनी को खरीद लेती है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट केवल शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। हमने किसी की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन मींस फॉरेन लिक्विड एसेट्स ऑफ फ्लो ऑफ फॉरेन लिक्विड एसेट्स। फॉरेन लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है मनी फ्लो फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। सो कैपिटल अकाउंट हिंदी में फिर पढ़ लेते हैं, पूंजी खाता। इसमें कोई वस्तु या सेवा शामिल नहीं होती है, इसमें केवल पैसे का लेन देन शामिल होता है जो फ्यूचर में हमारी इनकम को अफेक्ट करेगा। तो इसमें ऋण और निवेश शामिल होते हैं। लेंडिंग क्या होता है? लेंडिंग होता है, मैंने अगर किसी को उधार दिया तो मैंने उसे लेंड किया, वो होता है लेंडिंग। और मैंने अगर किसी से उधार लिया तो उसे कहते हैं हम ऋण लेना, उधारी कहते हैं। इसका बैलेंस देख लेते हैं। अब क्योंकि बोरोइंग जो है वो इनफ्लो ऑफ मनी है, इसलिए बोरोइंग इनफ्लो है, इसलिए वो रेसिप्ट में आएगी।
लेंडिंग आउटफ्लो है, इसलिए वो पेमेंट में आएगी। तो जितने रेसिप्ट्स हैं उनको हम उनमें से हम पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। सो बोरोइंग माइनस लेंडिंग, रेसिप्ट्स माइनस पेमेंट, क्रेडिट माइनस डेबिट। Borrowing minus lending, receipts is same as receipts minus payment, which is same as credit minus debit. Similarly, investment from abroad, विदेशों से आया हुआ निवेश minus investments made abroad, विदेशों में किया गया निवेश। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और नेट बैंकिंग कैपिटल, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में रेसिप्ट्स जितने भी हैं आप देखेंगे अगर, तो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग इज आल्सो इंक्रीजिंग आवर लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड ये भी अपना रिटर्न लेके वापस जाएंगे, सो दीज आर आल्सो इंक्रीजिंग आवर लायबिलिटी। सिमिलरली लेंडिंग is increasing our assets, and if we invest abroad that also increases our assets. इसलिए जब कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा इसका मतलब होता है कि हमारी लायबिलिटीज हमारी एसेट्स से ज्यादा हैं, और अगर डेफिसिट होगा तो इसका मतलब है कि हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। इसको एक बारी हिंदी में देख लेते हैं। लिया गया उधार माइनस दिया गया ऋण। तो उधार लिया तो हमारी देनदारी बढ़ती है, उधार दिया तो हमारी परिसंपत्ति बढ़ती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी देनदारियों में से अपनी परिसंपत्तियों को माइनस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब इसमें अधिक्य होगा तो हमारी देनदारियां अधिक होंगी, और अगर इसमें घाटा होगा तो हमारी परिसंपत्तियां अधिक होंगी। तो पूंजी खाते के शेष में उल्टा होता है, चालू खाते के शेष में दूसरा होता है। चालू खाते के शेष में अगर अधिक्य है तो इसका मतलब है हमारी इनकम बढ़ रही है, और अगर पूंजी खाते के शेष में अधिक्य है इसका मतलब है हमारी देनदारी बढ़ रही है, हमें फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इनकम को किसी और को देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एक बार इन दोनों में अंतर फिर से देख लेते हैं। ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। एक बार आप बार-बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो। आपने कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग में से लेंडिंग माइनस करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में से इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड माइनस करनी है। तो आपने एक्चुअली क्या करना है, आपने लायबिलिटीज में से एसेट्स को माइनस करना है। तो जब हम लायबिलिटीज में से एसेट्स को माइनस करते हैं इसका मतलब है अगर वो प्लस में आ रहा है तो लायबिलिटीज ज्यादा है, और अगर वो माइनस में आ रहा है तो एसेट्स ज्यादा है। इसको ऐसे समझ लीजिए। एक बार इस डिफरेंस को फिर से देख लें। करंट अकाउंट में करंट लेवल ऑफ इनकम और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल होते हैं। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फ्यूचर इनकम को अफेक्ट करता है और इसमें लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स शामिल होते हैं। इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
एक बारी हम कोशिश करते हैं कुछ और दोबारा से इन क्वेश्चंस को रिविजिट करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल पे, मैं फिर से आपको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, इस ईमेल पे आप जाएं। Kindly hold on. I have a couple of things to share. यस सर। फ्रेंड्स, जितने लोग हैं यहाँ पर इस क्लास में, कृपया हाथ उठाएं जो अभी तक aspiration.ai में लॉगिन नहीं कर पाए और लिंक्स के थ्रू आ रहे हैं। Kindly hold on. I have a couple of things to share. आप सबको निवेदन है, आप कृपया इस ईमेल आईडी पे लिखें, सारे डिटेल्स लिखें, आपका नाम, स्कूल, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका घर का पता, आपका स्कूल एनरोलमेंट आईडी, यूनिक स्कूल सब लिखेंगे तभी आपको मिलेगा। कृपया लिखिए। आप लोग बहुत कुछ नुकसान पे हैं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप कुछ एक्सेस नहीं कर रहे हैं। आप लेजी नहीं हो सकते। जो आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, आप कर नहीं रहे हैं, लेजी है आप लोग। सबके पास एसएमएस आया है मोबाइल नंबर पर, आपने डिलीट भी कर दिया होगा। कृपया इस आईडी पे लिखें, आपको सब मिलेगा। अब देखिए, मैं पूछता हूं, आप जिनके पास अभी लॉगिन नहीं किए हैं वो सब आप देखिए कि क्या, कैसे बच्चे जो लॉगिन कर रहे हैं वो क्या क्या फायदा उठा रहे हैं। बच्चों जो लॉगिन कर रहे हैं एस्पिरेशन आईडी में, वो सब हाथ उठाएं। अब जो एस्पिरेशन आईडी से लॉगिन कर रहे हैं वो सब हाथ उठाएं और बताएं लोगों को कि किस तरह आपका फायदा हो रहा है, वहां क्या क्या चीजें आप यूज कर रहे हैं जो बहुत मददगार है, बहुत अच्छा लग रहा है। कृपया बताएं कि क्या क्या चीजें, आपका हाथ उठा के बताएं कि क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं aspiration.ai। सब कुछ बताइएगा इधर, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि वो लोग लिंक के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लिंक दे दो लिंक दे दो, पढ़ाई करने का ज्यादा इच्छा नहीं रखते हैं। देखिए, सब बताइए, लेसन्स, लेसन प्लान्स, टाइम टेबल्स, चैप्टर टेस्ट, टेस्ट जेम, जो जो इस्तेमाल करते हैं, क्विजेस, गेम्स, जो जो आप अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए, आपके सारे डिटेल्स इस ईमेल आईडी में भेजिएगा, supportschool@clef.in। ईमेल कीजिए, आपका नाम, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम, आपका एनरोलमेंट आईडी,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब यहाँ पे पूरा विवरण भेजेंगे तो आपको ईमेल आईडी दोबारा आएगा। आप नहीं जान रहे हैं वहां पे क्या क्या चीजें हैं, आप कतार में नहीं आना चाहते हैं, आप पिछवाड़े से आना चाहते हैं। इतने बार बताने के बावजूद आईडी सब यहाँ पे पूरा विवरण भेजेंगे तो आपको ईमेल आईडी दोबारा आएगा। आप नहीं जान रहे हैं वहां पे क्या क्या चीजें हैं, आप कतार में नहीं आना चाहते हैं, आप पिछवाड़े से आना चाहते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पे पूरा विवरण भेजेंगे। How are you feeling being part of this whole project? How is aspiration helping you? ये सारा काम किस कदर हो रहा है, आपको मददगार है क्या? जो हो रहा है आपको कैसा लग रहा है वो लिखिएगा। How are you feeling being part of this whole project? How is aspiration helping you? ये सारा काम किस कदर हो रहा है, आपको मददगार है क्या? जो हो रहा है आपको कैसा लग रहा है वो लिखिएगा। How many stars and how many thumbs ups will you give from 5 stars or 5 thumbs ups? Kindly show us of aspiration. How is it? From 5. हाँ सर, हाँ वो तो अब तो वही बोल रहा है। मैं कह रही हूँ कि वो क्विज का अनाउंसमेंट करना था ना। अच्छा, ओके। वो ना एक्चुअली श्रीनी स्पीकिंग टू चिल्ड्रन राइट नाउ। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं So those who have not दोबारा से शेयर करती हूँ। registered or who have not done it, kindly write to support school with all the details. As much details, जितना डिटेल आप ज्यादा देंगे उतना जल्दी आपका खुलेगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एनरोलमेंट आईडी, क्या दिक्कत हो रही है वो सब लिखिएगा इस पे। आपको तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर सब कुछ मिलेगा। आप सब लोग एस्पिरेशन में जाके आप भी इन जैसे देखिए ये लोग कितने स्टार कितने थम्स अप दे रहे हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू फैकल्टी। हेलो रीमा मैम, आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं।
Imam, continue. Hello. बच्चों, Hello, hello. मैम कीजिए, हाँ. कंटिन्यू कीजिए. Okay. Yeah, children, there's a small announcement. Can you see the screen? Is my screen visible? Children, there is a small announcement for all of you. We will have a quiz on the 5th of May. Or the 6th of May. I'm sorry, there's a typing error. Wednesday, we will have a class in which first I will complete my chapter. Then, children, there is a small announcement for all of you. Vikram sir will complete his chapter, and then we will have a small quiz on these two chapters till whatever I have and Vikram sir has done till today. That is foreign exchange rate and balance of payment completed till today. So please be very well prepared. And please put in your doubts in the aspiration account. We will try to answer as many as possible. Do study, do revisit the video again so that you are able to understand better. एक बारी में समझ में नहीं आया, that's absolutely fine. दोबारा समझ में आ जाता है. मैं हिंदी में बता देती हूँ. वैसे तो इतनी अंग्रेजी मैंने नहीं बोली कि समझ ना आए, मैं फिर भी बता देती हूँ कि विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष का चैप्टर जो आज तक हुआ है, उसका एक क्विज करेंगे हम जब हम नेक्स्ट मिलेंगे, whenever we meet next. तो प्लीज बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. इसको आप बार बार सुन लें वीडियो को, और अपने बुक्स में जो भी बुक्स हैं आपके पास, एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लें. Be very well prepared. It will be a nice session. ठीक है? And anything else, all your doubts can be put on aspiration. We will try to answer as many doubts as possible. And we will complete the chapter on Wednesday. Whenever we meet next, we will be completing the chapter. A small part of the chapter is left, which we will do in the next class. Hello. हेलो. Sir, छोड़ दो meeting. Should I leave? हाँ जी. I think the class is over now. Okay, Bye. and the class. Okay. Thank you.